नमस्ते सभी को। आज देखते हैं जो सूजस में और पीआईबी में जो भी घटना थी, मतलब करंट अफेयर्स के संबंधित इम्पोर्टेंट घटना थी, उसको देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं सूजस की, राजस्थान में जो सूजस आती है उसकी, क्योंकि सूजस में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय कौन कौन से। एक तो विमुक्त, एक घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय अधिकारी एवं प्रबुद्ध जन महासम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अम्बाबाड़ी में। कहाँ हुआ था? अम्बाबाड़ी में। अम्बाबाड़ी जयपुर में आयोजित हुआ था। और सीएम ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बजट 2026-27 कब 2026-27 में घुमंतु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम की अभिनव पहल की जाए। मतलब कहाँ पे हुआ था ये तो हुआ था आयोजित अम्बाबाड़ी में। और सीएम ने बजट 2026-27 में जो घुमंतु समुदाय है उनके बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम की अभिनव पहल की गई है। कब? 2026-27 का जो बजट था उसमें, जो अभी आया था उसमें। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। मतलब जो प्रत्येक जिले हैं उसमें क्या किया जाएगा? एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता। कौन सी? राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय की ओर से फिकाट जस्टिसिया राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। कहाँ पे की गई थी? उदयपुर के। कहाँ पे? सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय की ओर से फिकाट जस्टिसिया राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें देश भर के 50 विश्वविद्यालय, कितने? 50 विश्वविद्यालयों को पछाड़ते हुए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर विजेता बना। मतलब जेएनयू है ना, वो इसमें क्या बना था? विजेता बना था 50 विश्वविद्यालयों को पछाड़ते हुए। इसके बाद देखते हैं शंभूपुरा एयरपोर्ट कोटा। शंभूपुर कौन से? शंभूपुरा एयरपोर्ट कोटा पूछ लेगा। शंभूपुरा एयरपोर्ट कहाँ है? कोटा में। सीएम भजनलाल 7 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के साथ इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए अकाबाद और नोनेरा पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। कब करेंगे? 7 मार्च को। कहाँ पे करेंगे? कोटा में। किसके साथ? ओम बिरला के साथ। और कौन सी जगह? अकाबाद और नोनेरा पेयजल प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? शिलान्यास करेंगे। इसके बाद में देखते हैं मेवाड़, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अलंकरणों की घोषणा हुई थी। कौन से? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अलंकरणों की घोषणा की थी। आयोजन किसने कराया था? आयोजन लक्ष्यराज, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की उपस्थिति में फाउंडेशन का कौन सा संस्करण था? 42वां अलंकरण समारोह आगामी 15 मार्च 2026 को। कब किया जाएगा? 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर। कहाँ पे? सिटी पैलेस उदयपुर के माणक चौक प्रांगण में किया जाएगा। समारोह कहाँ पे किया जाएगा? समारोह किया जाएगा उदयपुर में माणक चौक प्रांगण में। कौन सा संस्करण है? ये 42वां है। और आगामी कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 15 मार्च 2026 को। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अवार्ड। कौन सा? कर्नल जेम्स टोड अवार्ड अमेरिका की कला इतिहासकार डॉक्टर मोली एम्मा। कौन सी? डॉक्टर मोली एम्मा को दिया जाएगा। अभी पूछ लेगा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड किसको मिला था? डॉक्टर मोली एम्मा को। कहाँ की? ये अमेरिका की है। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह को प्रदान किया जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय स्तर का हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं महाराणा उदय सिंह अवार्ड। कौन सा है? एक है महाराणा उदय सिंह अवार्ड मारीमुथु योगानाथन। किसको? मारीमुथु योगानाथन इसको दिया जाएगा। मारीमुथु योगानाथन को दिया जाएगा। कौन सा? महाराणा उदय सिंह अवार्ड। इसके बाद में पन्नादाई सम्मान। कौन सा? पन्नादाई सम्मान जेट एयरवेज फ्लाइट 9 वाट 569 क्रू को। पन्नादाई सम्मान किसको दिया जाएगा? जेट एयरवेज फ्लाइट 9 वाट 9W569 क्रू को दिया जाएगा। इसके बाद में बैटल एक्स युद्धाभ्यास। कौन सा है? बैटल एक्स युद्धाभ्यास। ये इंपॉर्टेंट बैटल एक्स युद्धाभ्यास कहाँ पे किया जा रहा है? जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा पर किया जा रहा है, जिसका कोर क्या है? कोणार्क और मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका नेटवर्क
सेट्रिक युद्ध क्षमता प्रदर्शन। अब देखते हैं बैटल एक्स युद्धाभ्यास। बैटल एक्स युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर में। कोर क्या है इसका? कोर है कोरोनांग क्रोप और मुख्यालय जोधपुर है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नेटवर्क सेट्रिक्स युद्ध क्षमता प्रदर्शन। और प्रमुख हथियार है T-90 भीष्म टैंक। प्रमुख हथियार कौन कौन से थे इसमें? T-90 भीष्म टैंक और K9 वज्र स्वचालित तोप। कौन कौन से थे? T-90 भीष्म टैंक और K9 वज्र स्वचालित तोप थी। मुख्य गतिविधियाँ कौन कौन सी? दिन रात फायरिंग। कौन सी? दिन रात फायरिंग। और अभ्यास सेंसर टू शूटर लिंक टेस्ट। अभ्यास किया था इन्होंने सेंसर टू शूटर लिंक टेस्ट में यूएवी व रडार के रियल टाइम डेटा के तहत। यूएवी व रडार के रियल टाइम डेटा। तो ये जो आज की सूची में दे रखा था बस वो इतना ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए। इसके बाद हम देखते हैं पीआईबी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं पीआईबी। अब देखते हैं सर्वप्रथम मेरठ उत्तर प्रदेश। कौन सी घटनाएं देखते हैं इसमें? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल। कौन सी? मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया। किस किस का किया था? मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। यह देश की सबसे तेज मेट्रो है। पूछ लिया कि सबसे तेज मेट्रो कौन सी है? मेरठ मेट्रो। भारत में पहली बार एक ही मंच से एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया। भारत में पहली बार। तो भारत में पहली बार जब एक ही मंच से, किससे? एक ही मंच से एक ही दिन में रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का दोनों का शुभारंभ किया। कहाँ किया था? मेरठ यूपी में। और किसने किया था? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग। किसने? भारत निर्वाचन आयोग। कब किया था? 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम। कहाँ पे? भारत मंडपम में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। कब करेगा? 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में और इलेक्शन कमीशन इंडिया और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन 27 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। कितने वर्षों बाद? 27 वर्षों बाद। और पिछला कब हुआ था? पिछला हुआ था 1999। कब हुआ था? 1999 में हुआ। पिछला हुआ था 1999 में। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। इस गोलमेज सम्मेलन की क्या करेंगे? वो अध्यक्षता करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कौन करवा रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कब करवा रहा है? 24 फरवरी 2026 को। कहाँ करवा रहा है? दिल्ली के भारत मंडपम में। कौन कौन? ECI और राज्य निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। कितने वर्षों बाद हो रहा है? 27 वर्षों बाद। और पहली बार कब? पिछला सम्मेलन कब हुआ था? 1999 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसकी क्या करेंगे? गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के तहत किस किस के? 243 के और 243 ZA के तहत पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव का दायित्व राज्य निर्वाचन आयुक्तों को सौंपा गया है। किस किस को सौंपा गया है? जो पंचायत और नगर निकायों का चुनाव होता है उनकी जो मतदाता सूची होती है उनको तैयार कर और राज्य निर्वाचन आयुक्तों को सौंपा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कुलगुरु पदनाम के आगे मानवीय शब्द का उपयोग प्रतिबंध। मतलब जो कुलगुरु पदनाम के आगे माननीय शब्द का लगाते थे वो अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने? राजभवन आदेश निकाल दिया गया। राजभवन से आदेश निकाल दिया। राजभवन द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया है कि कुलगुरु पद संवैधानिक श्रेणी में नहीं आता। मतलब अब पहले कुलगुरु लगाते थे, अब वो नहीं आएगा, मतलब आगे नहीं लगाया जाएगा। कुलगुरु पदनाम के साथ माननीय शब्द का प्रयोग प्रोटोकॉल के विरुद्ध माना जाएगा। मतलब जो भी माननीय लगाएगा वो प्रोटोकॉल के क्या होगा? विरुद्ध माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति सचिवालय। किस? राष्ट्रपति सचिवालय 9 अक्टूबर 2012 की प्रोटोकॉल प्रैक्टिस का हवाला मान्य शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के लिए ही मान्य होगा। किस किस के लिए? एक तो राष्ट्रपति के लिए और एक राज्यपाल के लिए ही माननीय शब्द केवल प्रयोग में लाया जाएगा और के लिए बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं PM राहत योजना। कौन सी? PM
राहत योजना। केंद्रीय कैबिनेट की क्या हो गई, मंजूरी मिल गई पीएम राहत योजना को। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका सड़क हादसों के पीड़ितों को तुरंत इलाज और आर्थिक मदद देना। मतलब पीएम राहत योजना के तहत जो सड़क हादसे होते हैं उनको तुरंत इलाज और आर्थिक मदद देना। लक्ष्य क्या है, हादसे के बाद 1 घंटे गोल्डन आवर में इलाज सुनिश्चित करना। मतलब जो हादसा हो जाता है उसके 1 घंटे में इलाज सुनिश्चित करना। दुर्घटना के हर पीड़ित को 1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। मतलब जो दुर्घटना के हर पीड़ित है ना उसको क्या मिलेगा, 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। हादसे की तारीख से 7 दिन तक इलाज का खर्च कवर होगा। मतलब जो हादसे की तारीख है उससे 7 दिन तक का इलाज क्या होगा, खर्च कवर होगा। 1.5 लाख में मतलब 7 दिन तक इलाज किया जाएगा। गैर गंभीर मामलों में 24 घंटे तक इलाज और गंभीर स्थिति में 48 घंटे तक इलाज तत्काल इलाज किया जाएगा। मतलब जो गैर गंभीर मामलों में मतलब थोड़ी जो चोटों कम आती है उनमें 24 घंटे तक इलाज, और गंभीर मतलब ज़्यादा लग जाती है उसमें 48 घंटे तक इलाज किया जाएगा। दुर्घटना होने पर 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। मतलब हेल्पलाइन नंबर 112 है, उस पर किसकी जानकारी देनी होगी, दुर्घटना की भी कहाँ पे कौन सी जगह पे हुआ है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की मंजूरी के बाद 10 दिन के अंदर भुगतान होगा। मतलब जो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी है उसकी मंजूरी के 10 दिन बाद भुगतान होगा। मतलब 1.5 लाख रुपये 10 दिन के बाद भुगतान होगा। विवाद पर जिला स्तर पर शिकायत अधिकारी केस देखेगा। मतलब विवाद हो जाता है उसमें जो केस देखेगा वो कौन देखेगा, शिकायत अधिकारी केस देखेगा। इसके बाद में है जिला सड़क सुरक्षा समिति निगरानी करेगी। जो जिला सड़क सुरक्षा समिति निगरानी करेगी इसकी। इसके बाद देखते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रणनीतिक व आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मतलब जो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था उसको मंजूरी दी है। इसकी लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपये, कितने 80,000 करोड़ रुपये बताई गई है। अंडमान निकोबार द्वारा द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर बनने वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर बनने वाला है ये क्या, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 6 डिग्री चैनल के नज़दीक है जो मलक्का जलमरोड़ स्थल के स्थित है। मलक्का के पास जो जलमरोड़ स्थल के पास क्या है स्थित है ये प्रोजेक्ट, कौन सा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 6 डिग्री चैनल के नज़दीक है। इसके बाद में है नीति आयोग, कौन सा, नीति आयोग के नेतृत्व में इस द्वीप का विकास कार्य को अंडमान निकोबार द्वीप समन्वित विकास निगम के जरिए कराया जाएगा। जो नीति आयोग है उसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, नीति आयोग के नेतृत्व में इस द्वीप पर विकास कार्य को अंडमान निकोबार द्वीप समन्वित विकास निगम के जरिए कराया जाएगा। इसके तहत यह अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स में भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर का उद्घाटन किया। किसने किया था, स्वास्थ्य मंत्री ने और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली के अखिल भारतीय एम्स में क्या करा था, वैश्विक इस स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया। यह पहल कौन सी, यह पहल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एआई में क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, कदम है। यह परिसर एआई आधारित स्वास्थ्य समाधानों में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। क्या देगा, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। अकादमिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा। इस परिसर की स्थापना नई दिल्ली के एम्स और सोरबोन विश्वविद्यालय द्वारा पेरिस मस्तिष्क संस्थान के बीच समझौते के अंतर्गत की गई। मतलब जो इस परिसर की स्थापना है ना वो नई दिल्ली के तो एम्स और सोरबोन विश्वविद्यालय तथा पेरिस मस्तिष्क संस्थान के बीच समझौते के अंतर्गत की गई है। यह पहल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी दिल्ली और प्रमुख फ्रांसीसी संस्थानों के अकादमिक सहयोग से एआई मस्तिष्क स्वास्थ्य और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के अंतर विषयक अनुसंधान को करेगी, बढ़ावा देती है।
इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली के एम्स में आयोजित 2 दिवसीय उच्च स्तरीय अकादमिक और वैज्ञानिक सम्मेलन के द्वारा हुआ था। किसमें? नई दिल्ली के एम्स में 2 दिवसीय उच्च स्तरीय अकादमिक और वैज्ञानिक सम्मेलन के द्वारा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं नई दिल्ली में पहले यूरोपीय कानून गेटवे कार्यालय का उद्घाटन। मतलब नई दिल्ली है, उसमें पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे का उद्घाटन हुआ था। और किसने करा था? सुब्रमण्यम जयशंकर ने, मतलब जयशंकर ने इनका उद्घाटन किया था। यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास केंद्र के महानिदेशक सुजय राव की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। तो मतलब क्या है, जो पहले यूरोपीय कानून गेटवे ना, उसका उद्घाटन का क्या था? उद्घाटन किया था दिल्ली में। किसने करा था? एस जयशंकर ने, जो अपने विदेश मंत्री हैं। और कौन कौन था इसके साथ में? इसके साथ में थे यूरोपियन आयोग की उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास के केंद्र की महानिदेशक कौन थी? सुजैन राव की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया था। इस ऑफिस का उद्देश्य किसका? इस ऑफिस का उद्देश्य भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कानूनी मामलों में बेहतर तालमेल बनाना है, सहयोग बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। इससे दोनों पक्षों को आपसी समझ और समन्वय को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मतलब जो दोनों देश हैं उसको आपसी सहयोग में मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी पर बढ़ती गहराई, विश्वास और परिपक्वता को क्या करती है? दर्शाती है ना। तो अब देखते हैं कौन सा यूरोपियन यूनियन गेटवे का उद्घाटन कहाँ होता है? दिल्ली में हुआ था। तो ये आज की जो PIB अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थी, PIB राष्ट्रीय घटनाक्रम थी, और जो सुजस अपने राजस्थान की थी, उन सबको अपन ने देख लिया। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो जय हिंद वीडियो देखने के लिए।